हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे करंट अफेयर क्विज का। और घटना चक्र का वार्षिक ये संकलन है और इसमें 12 टॉपिक कुल मिला के हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कर रहे हैं और इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं। तो इसका राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा वीडियो है और जो भी आगामी एग्जाम है यूपीपीसीएस, आरओ और अन्य रेलवे के एग्जाम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न 3 फरवरी 2024 को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो ये बिल्कुल सही है। तो अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कितने लोगों को मिला है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 50 व्यक्ति थे। तो 50 व्यक्ति भी ये सही है, तो दोनों पॉइंट इसमें सही है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं। तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो उनका जन्म जो है 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था और बस 1970 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। वह 7 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और बस 2002 से लेकर 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके समय में उप प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा जो है उन्हें बस 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और माई कंट्री माई लाइफ 2008 उनकी लिखी प्रमुख पुस्तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक का इनका नाम है माई कंट्री माई लाइफ। आगे देखते हैं। इससे संबंधित और भी जो जीके हो सकता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानेंगे। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और ज्ञातव्य है कि 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार जो है मरणोपरांत प्रदान किए जाने की घोषणा किया। तो कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना है। ये कौन थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आगे हम लोग देखते हैं। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबलपुर ओडिशा में कितनी राशि की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी? तो ये होगा 68,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 68,000 करोड़ रुपए है। तो आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबलपुर उड़ीसा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो 3 फरवरी 2024 को उद्घाटन, शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की लागत जो है 68,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उद्देश्य इसका क्या है? सड़क, रेलवे और उच्च शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा प्राकृतिक गैस, कोयला, बिजली उत्पादन से जुड़े ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित जो परियोजनाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं? जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना का धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड 412 किलोमीटर, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड की कोयला बुनियादी ढांचा परियोजना, झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित आईबी वैली वासरी लगभग 2110 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परियोजनाओं, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM संबलपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन। इतनी सारी चीजें जो है उद्घाटन किया गया परियोजनाओं का। आगे हम लोग देखेंगे धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड की लागत। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इसमें लगी है और यह परियोजना धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड उड़ीसा को जोड़ेगी राष्ट्रीय गैस ग्रिड से। किससे जोड़ेगी? राष्ट्रीय गैस ग्रिड से। 2 फरवरी 2024 को किसने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो ये है चंपई सोरेन ने। अभी आपने देखा ही होगा कि ईडी की पूछताछ में और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था हेमंत सोरेन को, तो उसी में इनको हुआ।
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता है चंपई सोरेन, और चर्चा में क्यों है 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और राज्यपाल का नाम क्या है झारखंड के, तो सीपी राधाकृष्णन, क्या नाम है, सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और स्थान किसका लिया, हेमंत सोरेन का। इससे रिलेटेड जी के क्या है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन हुआ और राजधानी क्या बनाई गई, रांची बनाई गई। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है, तो राहुल नार्वेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राहुल नार्वेकर जो है इनकी अध्यक्षता में एक समिति की घोषणा की गई है दल बदल, और किस अनुसूची में है, अनुसूची 10 में। आगे हम लोग देखेंगे दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए समिति बनी, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जनवरी 2024 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समिति को गठन करने की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर, इनकी अध्यक्षता में हो रहा है। इससे संबंधित और भी जीके जो हो सकता है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून विरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया। तो किस कौन से 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको शामिल किया गया था संविधान में। यह कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। तो आप देखते होंगे कि ये पैसा लेके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसी पे दल बदल कानून की समीक्षा हो रही है। और वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया, और अब कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना होगा। ठीक है, तो 2/3 किसी पार्टी में विलय होना है, तब 2/3 सदस्यों को पक्ष में होना होगा। ये 91वां संशोधन 2003 के माध्यम से किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो गई कितनी, 80 हो गई। तो भारत में रामसर स्थलों की सूची के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत में जो है 5 नए वेटलैंड शामिल हुए, 31 जनवरी 2024 को शामिल हुए। और कौन कौन से शामिल हुए देखना हमें। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो कि 58.76 हेक्टेयर का है, और कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अघानासिनी एस्चुअरी जो है 4801 हेक्टेयर का है, कहाँ है, कर्नाटक में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व 54.38 हेक्टेयर का है, कहाँ है, कर्नाटक में है। कराई बेट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो कि 453.72 हेक्टेयर का है, तमिलनाडु में है। और लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व जो है ये है तमिलनाडु में, जो कि 116.007 है। ठीक है, और नए वेटलैंड से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 80। विशेष तथ्य के बारे में देखें थोड़ा, तो 5 वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सूची में शामिल करने के साथ रामसर स्थलों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र जो है 1.33 मिलियन हेक्टेयर है, जो मौजूदा क्षेत्र 1.327 मिलियन हेक्टेयर से 5523.87 हेक्टेयर अधिक हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इससे संबंधित और भी जीके कौन सा हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो भारत में सर्वाधिक 16 रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं, जबकि 10 रामसर स्थल के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ है, तमिलनाडु में है, और 10 यूपी में है, दूसरे स्थान पर हो जाता है। और विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय जो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। भारत में विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर स्थल में आयोजित किया गया। ठीक है, तो कहाँ हुआ, 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर स्थल पर किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुओं की स्थित रिपोर्ट के समय विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कौन सा सही है पूछा है, यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला प्रयास है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है।
और इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 12 से 15, ये गलत है। तो भारत में हिम तेंदुओं की जो रिपोर्ट जारी हुई इसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो 30 जनवरी 2024 को जारी हुई और किसके द्वारा जारी हुई? ये हुई केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी हुई। और यह भारत में हिम तेंदुओं की आबादी आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। और हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718। तो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, हमें याद रखना कितने हैं? 718। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो इस कार्यक्रम को सभी हिम तेंदुए रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से किया गया था। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून हिम तेंदुआ की आबादी का आकलन कार्यक्रम के राष्ट्रीय समन्वयक है। ठीक है। डेटा विश्लेषण के आधार पर विभिन्न राज्यों में इसकी अनुमानित संख्या इस प्रकार है। लद्दाख में जो है 477 477 है, उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, अरुणाचल में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। तो एक बार फिर देख लीजिए इसको। लद्दाख में है 477, उत्तराखंड में 124 और हिमाचल में है 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। अगले क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गए। सही पॉइंट है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गए। दोनों पॉइंट इसमें सही हैं। तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी हुई। कब जारी हुई? 25 जनवरी 2023 को जारी हुई। किसके द्वारा हुई? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी हुई। और रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं कौन कौन सी हैं? उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में 4.33 करोड़ हो गया है और वर्ष 2020-21 में यह 4.14 करोड़ था। और महिला नामांकन की बात करें तो महिला नामांकन वर्ष 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014-15 में महिला नामांकन में 1.57 करोड़ से लगभग 50 लाख यानी 32% की वृद्धि हो गई है। और वर्ष 2014-15 में 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में SC छात्रों का नामांकन 44% से बढ़कर 66.23 लाख हो गया है। आगे देखते हैं। ST छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गया है। OBC छात्रों का नामांकन वर्ष 2014-15 में 1.13 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.63 करोड़ हो गया। अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 2014-15 में 21.8 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 30.1 लाख हो गया है। PhD नामांकन वर्ष 2014-15 में 1.17 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2 लाख हो गया है। आगे देखते हैं। वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता इस प्रकार है। पुस्तकालय जो है 99% विद्यालयों में है और प्रयोगशाला जो है 88% में, कंप्यूटर जो केंद्र हैं वो 93% में है, कौशल विकास केंद्र 71% में और खेल मैदान 51%। पंजीकृत विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या जो है 1168 है। कितनी है? 1168 है। कॉलेजों की संख्या 45,473 और स्वायत्त यानी स्टैंड एलोन संस्थानों की संख्या 12,002 है। वर्ष 2021-22 में फैकल्टी शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है। इनमें से लगभग 56.6% पुरुष हैं और 43.4% महिलाएं हैं। महिला फैकल्टी शिक्षकों की संख्या वर्ष 2014-15 में 5.69 लाख से बढ़कर 2021-22 में 6.94 लाख हो गई है। 28 जनवरी 2024 को किसने उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह 2024 का उद्घाटन किया? इसके बारे में देखते हैं हम लोग।
ऑप्शंस जो हैं, जिसमें है जो सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। उच्चतम न्यायालय का हीरक जयंती 75वां वर्ष समारोह 2024 हुआ और 28 जनवरी 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? उच्चतम न्यायालय सभागार नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल लॉन्च किया, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट और रिपोर्ट DGSCR डिजिटल कोर्ट 2.0 और उच्चतम न्यायालय की नई वेबसाइट शामिल है। DGSCR क्या है? यह देश को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को उपलब्ध कराएगी। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वर्ष 1950 के बाद 36,308 मामलों को कवर करने वाले उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट के सभी 519 खंड डिजिटल प्रारूप में बुकमार्क किए गए उपयोगकर्ता के अनुकूल और सभी लोगों की पहुंच के साथ उपलब्ध होंगे। डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे तो यह जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना के तहत एक हालिया पहल है। इसे वास्तविक समय के आधार पर भाषण को मूल पाठ में बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग के लिए साथ जोड़ा गया है। जो स्ट्रैटेजी और हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है वो होगा उच्चतम न्यायालय के बारे में। उल्लेखनीय है कि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही अस्तित्व में आया उच्चतम न्यायालय। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में इसके गठन यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। इसमें CJI सहित कुल स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। और वीडियो आपके लिए RO ARO और PCS जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके वार्षिक करंट अफेयर क्विज है, और घटना चक्र के जो किताबें होती हैं वार्षिक जो आती हैं उसी का कुछ फॉर्म में है। तो ये इसलिए, और याद करने में भी आसान है। अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जो भी आगामी एग्ज़ाम है, रेलवे के हैं, हाई कोर्ट आने वाला है, यूपी पुलिस के, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा ये किताब बनाई गई है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।